नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक आर्टिकल आया था हाल ही में हिंदू में, द ग्रेट ग्रेइंग ऑफ चाइना। मतलब चाइना हम लोग आज कह रहे हैं कि बहुत ही डेवलपिंग नेशन है, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग नेशन है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, यूएस को ऑलमोस्ट बीट कर चुका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नंबर्स एटसेट्रा। लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग आज एक व्यापक चर्चा करने वाले हैं कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी का परिणाम क्या हुआ है। क्या वन चाइल्ड पॉलिसी उनके लिए सक्सेस लाया है, या फिर क्या जो चाइना की जो एजिंग पॉपुलेशन है जो अभी आगे चलकर फ्यूचर में आने वाली है, इज इट अ ह्यूज थ्रेट फॉर इट। तो इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना। उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे और उसके हम लोग परिणाम देखेंगे, और हम लोग देखेंगे क्या इंडिया के लिए ये गुड न्यूज है या नहीं, एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट द एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये हमारे लिए भी आगे चल के प्रॉब्लम बन सकती है। इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर अस। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन राहुल साई 222 ID। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का आईडी सेम है। उसके अलावा माई ट्विटर आईडी इज राहुल साई 222_SIQ स्टडी IQ। साथ ही साथ स्टडी IQ आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स एंड मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो चलिए पहले देखते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी का बैकग्राउंड। हम जानते हैं कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था 1979 में, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बैकग्राउंड की जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड की, क्योंकि हमें इस चीज का जवाब चाहिए कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई क्यों, क्या उनका उद्देश्य था, और क्या उनका उद्देश्य सही हुआ है। क्या उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाई है या नेगेटिव लाई है। अगर पॉजिटिव लाती तो चाइना ने 2013 में इनफॉर्मली वन चाइल्ड पॉलिसी को क्यों बंद किया, 2016 में फॉर्मली क्यों बंद किया। तो हम लोग इन सब प्रश्नों के जवाब जानेंगे। तो इन सब का बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है चाइना की कल्चरल रेवोल्यूशन के साथ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के साथ। अगर आप चाइना का इतिहास देखें तो 1949 में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, तब से माओ जेडोंग हैड बीन रूलिंग चाइना। तो उन्होंने काफी आयरन हैंड से रूल किया है चाइना में। उनका एक सिद्धांत था कि कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन होना चाहिए। वो बिलीव करते थे पीपल्स वॉर में। तो उनका ये मानना था कि अगर देश को गवर्न करना है तो एक कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन रखना है। तो 1950 में जब वो पावर पे आए, उसके बाद एक ही दशक के बाद उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन कॉल कर दिया। कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था? ये कल्चरल रेवोल्यूशन और द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था जो चाइना में शुरू हुआ था 1966 में और कंटिन्यू हुआ ऑलमोस्ट एक दशक के लिए 1976 तक। इस एक दशक में हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो भी कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी माओ की, उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पुश किया गया। जो भी कैपिटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट चाइनीज एलिमेंट्स थे उनको कंप्लीटली एनाइलेट कर दिया। बहुत से दूसरे जो कल्चर्स थे चाइना में उनको एनाइलेट करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट स्ट्रॉन्गर कम्युनिस्ट रेजिम लाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड थ्रेड, तो एवरीवेयर यू सी अ रेड बुक और the communist culture being spread in China till 1976। लेकिन काफ़ी अनपॉपुलर रही ये पॉलिसीज चाइनीज पब्लिक के साथ। तो जैसे ही माओ की मृत्यु हुई 1978 में, उसके बाद एक पावर स्ट्रगल हुआ और उस पावर स्ट्रगल से बाहर निकले डेन ज्याओपिंग। डेन शाओपिंग माओ के साथ भी काम कर चुके थे, लेकिन 1979 में जब वो आए तो उन्होंने एक चाइना का नक्शा बदल दिया। और अगर आज चाइना एक शिखर पे है, अगर एक चाइना आज कंपीट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है डेंग ज्याओपिंग को, डेंग ज्याओपिंग की फॉरवर्ड पॉलिसीज़ को। ये आपको जानने की ज़रूरत है कि डेंग ज्याओपिंग ही थे जिन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स लाए चाइना में। हम लोगों ने 1990 से ही शुरू किया लिबरलाइजेशन, लेकिन चाइना में 1979 से ही शुरू हो चुका था बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेंग शाओपिंग। तो डेंग शाओपिंग जब आए थे उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट हो चुकी है, इसीलिए लोग नाखुश हैं। क्यों लोग नाखुश हैं? क्योंकि नॉन पॉपुलरिटी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, CCP मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी पॉलिसीज जो थी, माओ ने जो कल्चरल रेवोल्यूशन किया था उससे काफ़ी नाखुश थे वहाँ की पब्लिक। तो तभी डेंग ज्याओपिंग ने क्या किया, थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया इकोनॉमी को। साथ ही साथ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई। क्योंकि एक हम लोग इसका अंदेशा लगा सकते हैं कि डेंग ज्याओपिंग एंड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इट हैड माल्थुसियन फियर। नो, माल्थुसियन फियर मतलब क्या होता है? थॉमस माल्थुस, आप यहाँ पे देख सकते हो, थॉमस माल्थुस वाज इकोनॉमिस्ट, और माल्थुस का ये कहना था कि पावर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वो कहते थे कि जिस तरह से हमारा विश्व का पॉपुलेशन बढ़ रहा है
तो एक ऐसा दिन आएगा कि हमारा विश्व ही बर्बाद हो जाएगा, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा और इसकी वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी हो जाएगी एंड द एंटायर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड। इट्स अ वेरी पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट, लेकिन माल्थुस कहते थे कि द पावर ऑफ पॉपुलेशन इज सो सुपीरियर टू द पावर ऑफ द अर्थ टू प्रोड्यूस सबसिस्टेंस फॉर मैन दैट प्रीमेच्योर डेथ must in some shape or other it is going to visit the human race, but that did not happen। इसलिए हम कहते हैं कि जो थॉमस माल्थुस की जो प्रेडिक्शन थी कि पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ जाएगा कि हम सब की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि हमें चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, सारी चीज़ों की, लेकिन ये कहीं ना कहीं थॉमस माल्थुस इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर पाए ह्यूमन एबिलिटी के ऊपर। पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, आज हम लोग देख रहे हैं कि वी आर मूविंग फ्रॉम 7 बिलियन टू 8 बिलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट फूड सिक्योरिटी टू सर्टेन एक्सटेंट इज स्टिल देयर। तो चाइना का एक रीजन था माल्थुसियन फियर और उसका एक दूसरा रीजन था कि नॉन पॉपुलरिटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके लिए उन्होंने एक वन चाइल्ड पॉलिसी ले आई। तो वन चाइल्ड पॉलिसी से इट वॉज intended to control the population and the main intention was to save the resources for economic development। तो चलिए देखते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी ने क्या दिया है चाइना को। आप टाइम पीरियड देख सकते हो 1979 डेंग जियाओपिंग जब लाए थे तब से 2016 में फॉर्मली ये खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप रिसोर्सेज सेव्ड की बात करें तो इट इज क्वाइट ट्रू, क्योंकि जो डेंग जियाओपिंग का प्लान था पॉपुलेशन की वजह से हमारे लिए खतरा है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रू था। और अगर आप इस रिसोर्स सेव्ड से इस ग्राफ को देखेंगे, ये है चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 1979 से लेकर 2017 तक, और अगर आप देखो दिस ग्राफ इज गोइंग अप एज यूजुअल एंड इट हैज हैड अ पर्टिकुलर पीक। और ये कहा जाता है कि चाइना की कम से कम 2 दशकों के लिए एक डबल डिजिट ग्रोथ रही है। याद रखिएगा, डबल डिजिट, यू कैन ऑलवेज सी मोर देन 10% जीडीपी ग्रोथ रही है। हम लोग आज तक वहां नहीं पहुंच पाए। The maximum that we have been able to reach is single digit 9 etc. In some particular years we might have, but हम लोग का consistent growth नहीं रहा है। आप 20 साल तक 10% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ लाइए, आप पहुंच जाओगे जहां पे चाइना पहुंचा है आज। तो चाइना ने रिसोर्सेज तो काफी सेव कर ली। तो वन चाइल्ड पॉलिसी एक पहलू है कि सक्सेस है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नंबर्स, बट अगर आप देखो यहां पे दूसरे पहलू के साथ तो इट हैज बीन अटर फेल्यूर। इसी फेलियर की वजह से उन्होंने उसको हटा दिया है 2016। तो चलिए देखते हैं क्या फेलियर है इसकी एडवर्स सेक्स रेशियो और हाई डिपेंडेंसी रेशियो का। अगर आप देखो कि चाइना का सेक्स रेशियो जो है 1979, यहाँ पे 1982 से ग्राफ है, तो वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट इज नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन टू दी फीमेल। इंडिया और चाइना का नंबर्स अलग है, हम लोग उल्टा गिनते हैं। यहाँ पे ये अगर आप इस नंबर को देखें तो दिस इज नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन टू द फीमेल चिल्ड्रन। तो अगर आप नंबर्स देखोगे यहाँ पे, दैट मीन्स द मेल चाइल्ड प्रेफरेंस इज देयर इन चाइना ऑल्सो। तो जब से वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू हुई है, फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत हुआ है चाइना में भी, मतलब उन्होंने भी प्रिफर किया है मेल चाइल्ड को। सेक्स रेशियो काफी हद तक बढ़ा है और एक टाइम था जब ये 120 को पहुंच गया था, मतलब 120 मेल चिल्ड्रन है, केवल 100 फीमेल चिल्ड्रन है चाइना में एक टाइम पे। अभी धीरे धीरे वो डाउन हो चुका है 2015 तक, बट स्टिल इट इज अ वेरी हाई नंबर 130। इसके अलावा अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ देखोगे, यहाँ पे जापान और चाइना का कंपैरिजन है। मैं माफी चाहता हूँ कि हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप अगर ग्राफ को देखेंगे 1950 में आप देख सकते हो कि जापानीज पॉपुलेशन भी जो पिरामिड है यहाँ पे, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है और ओल्ड एज पॉपुलेशन कम है। तो चाइनीज पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी सेम इन 1950। यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर आपका पॉपुलेशन पिरामिड का बॉटम बड़ा है, इसका मतलब यंग आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है और ओल्ड एज कम है। तो मेल और फीमेल दोनों तरफ भी यही देख सकते हो। अगर आप 2010 में देखें तो जापान की जो यंग पॉपुलेशन है वो डिप्लीट होती जा रही है, मतलब एज होती जा रही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 30 to 70, 80 ईयर्स एंड इनफैक्ट फोकस हियर ऑन 60+, you will realize that Japan is a graying population, old population। और प्रेडिक्शन जापान का ये होगा 2050 तक मेजॉरिटी क्या होगी, ओल्ड पॉपुलेशन होगी। अगर आप चाइना का नंबर देखो, अभी फिलहाल तो ठीक है, 2010 में यंग पॉपुलेशन कम हो चुकी है, वन चाइल्ड पॉलिसी आई है तो ऑब्वियस है कि नीचे से पॉपुलेशन कम हो चुका है। अभी 2010 में उनका डिसेंट पॉपुलेशन है, मिड एज पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन इज लेस।
बट अगर आप 2050 का फिगर देखोगे, यहां पे प्रेडिक्शन देखोगे चाइना के लिए, तो चाइना की ओल्ड एज पॉपुलेशन 50 प्लस इज गोइंग टू ग्रो इमेंसली एंड दिस इज द 2050 प्रेडिक्शन ऑफ चाइना। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, एज ग्रुप जो 50 के ऊपर है, इसके ऊपर का ग्राफ अगर आप देखोगे कि ज्यादातर पॉपुलेशन 50 के ऊपर होगी, 60 के ऊपर भी आपको काफी ज्यादा पॉपुलेशन मिल जाएगी। इसका मतलब है कि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी चाइना में आगे चलकर। तो ये उनके लिए खतरा बन चुका है। और इन दो चीजों से, एडवर्स चाइल्ड सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन से, चाइनीज वन चाइल्ड पॉपुलेशन इज अ बिग फेलियर। तो अगर आप डिपेंडेंसी रेशियो देखोगे आगे चलकर 2010 और 2050 की ये फिगर्स हैं फॉर डिफरेंट कंट्रीज। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है कि आपकी कितनी पॉपुलेशन है जो 15 साल से नीचे है और कितनी पॉपुलेशन जो 60 साल के ऊपर है। नॉर्मली रिटायरमेंट एज 60 पकड़ते हैं, प्लस और माइनस 5 होता है बहुत सारी कंट्रीज में, बट इन जनरल डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है कितनी पॉपुलेशन काम कर रही है, मतलब कितनी पॉपुलेशन 15 से 60 के बीच में है और कितनी पॉपुलेशन उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है डिपेंडेंसी रेशियो। द टोटल डिपेंडेंसी रेशियो, इफ यू लुक एट डिफरेंट कंट्रीज, लेट अस फोकस हियर ऑन चाइना। तो चाइना की जो डिपेंडेंसी रेशियो है 2010 में केवल 36% थी। मतलब 64% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन वॉज एक्टिव, was working, was contributing towards the GDP in 2010 और 2050 में it is going to increase to 63, मतलब केवल 37% आपकी बच जाएगी यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी। अगर आप इंडिया का वही नंबर देखो तो इंडिया का वो कम हो रहा है। इंडिया में 50% लोग थे, डिपेंडेंसी रेशियो था इंडिया में, वो कम हो रहा है। 2050 में कहा जाएगा कि 48% इंडिया में डिपेंडेंट्स रहेंगे। दैट इज ऑल्सो प्रीटी ह्यूज नंबर, बट इन कंपैरिजन टू चाइना हम लोग काफी आगे हैं। और अगर आप देखोगे डेवलप्ड देश जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, उनके लिए तो दी फ्यूचर लुक्स वेरी ब्लीक, क्योंकि 2050 तक बहुत ज्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन हो जाएगी वहां पे। तो अगर आप चाइना की बात करेंगे, वन चाइल्ड पॉलिसी का अगर हम लोग एक रिजल्ट की बात करेंगे, इट्स अ बैड न्यूज फॉर चाइना एंड इनफैक्ट इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, बिकॉज इन साउथ एशिया हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? हमारा कॉम्पिटिटर है चाइना। तो हम देखेंगे कि 2050 तक चाइनीज इकोनॉमी का क्या होगा। क्या रीजन था कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को लिफ्ट किया? आप देख सकते हो 1979 से चल रही थी वन चाइल्ड पॉलिसी, 2016 में खत्म कर दी गई। क्योंकि अगर आप ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स देखो, TFR, मतलब अगर TFR 2.1 है, मतलब एक महिला की लाइफ टाइम में वो कितने बच्चों को जन्म देती है, द एग्रीगेट नंबर इज 2.1। इफ इट इज 2.1, इट इज सेड कि आपका पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, आगे चलकर पॉपुलेशन चलता रहेगा। लेकिन अगर आप चाइना का नंबर देखें यहाँ पे, तो चाइनीज एस्टिमेट्स आर समवेयर अराउंड 1.2 to 1.7। इनफैक्ट ये कोई गारंटीड नंबर्स नहीं है, इससे भी लोअर भी हो सकता है कहते हैं, ऑल्दो 1.6 इज कंसिडर्ड एज एवरेज। तो चाइना ने जब वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी तब उनका टोटल फर्टिलिटी रेट इट वॉज समवेयर अराउंड रिप्लेसमेंट रेशियो 2 से 3 के बीच में था। लेकिन अगर आप आज का टाइम देखिए तो वो गिर के आया है 1.6 के आसपास। इसीलिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी खारिज कर दी कि आगे चलकर स्टेबल पॉपुलेशन नहीं रहेगा, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है। सो दे हैव अबॉलिश्ड द वन चाइल्ड पॉलिसी। अगर इसके अलावा आप देखो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो मतलब जो 60 के ऊपर लोग हैं, डिपेंडेंट्स हैं, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के ऊपर है, उसका अगर नंबर देखें तो उसका आप चाइना में देख सकते हो सबसे ज्यादा ग्रोथ पीरियड है यहाँ पे 2010 और 2050 में। एंड इफ यू लुक एट इंडिया, इट इज बिलीव दैट इंडिया में केवल 20% पॉपुलेशन होगा दैट वुड बी डिपेंडेंट, मतलब केवल 20% पॉपुलेशन होगी जो 60 के ऊपर होगी इंडिया में 2050 में। अगर वही नंबर आप देखो चाइना के लिए, इट इज समवेयर अराउंड 37%, विच इज वेरी ह्यूज। और ओवरऑल डिपेंडेंसी रेशियो मतलब बूढ़े और बच्चों को मिलाए तो चाइना में इट वुड बी 63% और इंडिया में इट वुड बी 47% ओनली। तो इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर आप देखो 2 सवाल, विल चाइना बिकम डेवलप्ड नेशन? अभी भी चाइना को डेवलपिंग नेशन कहते हैं, क्या वो डेवलप्ड बनेगा? अगर ये नंबर्स देखें तो इसके आसार पे हम लोग कह नहीं सकते कि बन सकता है। साथ ही साथ उसको मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का बहुत ही ज्यादा
डेंजर है वहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ग्रेइंग पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, तो आपकी सारी रिसोर्सेस उनकी देखभाल में चली जाएंगी। आपके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है, जो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, केवल 30% पॉपुलेशन है जो 60% पॉपुलेशन को टेक केयर कर रही है। तो आप कहाँ पहुंचोगे? विल दे बिकम डेवलप्ड नेशन? इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क, बट इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडिया कि 2050 तक हम लोग काफी हद तक इक्वल हो जाएंगे चाइना के साथ इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। लेट अस होप वी डू वेल। इस सब का सार क्या निकलता है? हमारे लिए हमको तैयार होना चाहिए, क्योंकि आज हम बोस्ट कर रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन यंग है, तो हम भी आगे चल के बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारी भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो चाइना के लिए, इंडिया के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस ये है, जिस तरह जापान सर्वाइव कर रहा है। अगर आप जापानीज देखें कि जापानीज इंडस्ट्रियल R&D में काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। सो द बेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड द राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज द जापानीज फॉर्मूला। जापानीज फॉर्मूला क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्टिविटी। अगर लोग एज भी हो रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो जीडीपी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए जापान आज सस्टेनेबल है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी लेड प्रोडक्टिविटी है। अगर लेबर लेड प्रोडक्टिविटी हो जाए तो हम आगे फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना ऑलरेडी फेलियर की तरफ बढ़ चुका है, हम भी आगे बढ़ेंगे। हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि लेबर एज वेल एज टेक्नोलॉजी लेड प्रोडक्टिविटी को फॉलो करे आगे चल के। इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर एवरीबडी। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।